नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एक विशेष टॉपिक पे। टॉपिक बड़ा ही रचनात्मक, सृजनात्मक और आगामी आपकी जो तैयारियां चल रही हैं उनके बेस, उनका आधार, आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना चाहिए, किस बेस पे पढ़ना चाहिए, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ना चाहिए, या किसके क्या फायदे और किसके क्या नुकसान है, कि वास्तव में एक सृजनात्मक अध्ययन कौन सा है। इन सब चीज़ों पर हम विशेष परिचर्चा करेंगे। उससे पहले कहूँगा कि यदि कोई भी नया विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल। और इसी के साथ ध्यान से सुनना, ये हम बहुत ही छोटी सी बात समझते हैं इसको, कि क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है, जिसका असर है ना वो एक लॉन्ग टर्म के रूप में हमें 2-5 साल बाद दिखाई देता है। और उसके बावजूद हमारे पास सिर्फ ये रहता है, काश समय रहते हुए मैं समझते हुए इस काम को यदि इस आधार पर कर लेता तो शायद आज ये स्थितियाँ या ये परिस्थितियाँ मेरे सामने नहीं होती। तो उन्हीं सब चीज़ों पर बिल्कुल शॉर्ट में और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च का मैंने पूरा अध्ययन किया, और उसी के आधार पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में समझाने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उन बच्चों को जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर है, पहली बार यदि कंपटीशन लाइन में आ रहे हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट्स है, उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मैं कहूँगा ऑफलाइन पढ़ लो भैया। ये ऑफलाइन न केवल आपको एक बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, यह आपका मानसिक, सामाजिक एक अच्छा और सृजनात्मक विकास भी करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1, जब आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो डायरेक्ट टीचर से आप रूबरू होंगे, डायरेक्ट आपका संवाद हो सकता है। किसी विषय वस्तु पर यदि आपके दिमाग में उठने वाला द्वंद्व है, वो ऑन द स्पॉट आप उसको वहीं पर सोल्व कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप केवल ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, तो आपके दिमाग में उठने वाला वो क्वेश्चन, वो सृजनात्मक क्रिया है, उसका कहीं न कहीं क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। और ये दमन हर क्लास में आपको 1-2 बार करना पड़ता है, ठीक है। ऑफलाइन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, लेकिन वही सेम क्वेश्चन आपका दूसरा साथी पूछ लेता है कि ये कैसे होगा, या दूसरा साथी और भी ज़्यादा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके बारे में आपके दिमाग ने काम ही नहीं किया था। तो एक और नई चीज़ सीखने को मिल जाती है जो आपको ऑनलाइन में नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आप केवल उतना ही सीख पाते हैं जितना टीचर ने आपको उपलब्ध करवाया है, लेकिन उसमें आप किसी तरह का कोई क्रियात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूप नहीं ले सकते हैं, जो आपको एक बाउंड्री लाइन के अंदर बांध के रोक देता है। जबकि दोस्तों, कंपटीशन की कोई सीमा नहीं है। हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं, विषय वस्तु देख लेते हैं, पूरा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो ध्यान से सुनना, जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आई थी वो चीज़ हो सकता है कि आपके क्लासरूम में बैठे 100 विद्यार्थियों में से किसी न किसी के दिमाग में आई जाती है और वो रख ही देता है, और उससे आपका जो डेवलपमेंट है ना वो बड़े स्तर पर बन जाता है। तो सबसे बेस्ट है ऑफलाइन। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर दी है और वो चाहता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक गुरुजी से पढ़ रहे हैं, उनसे हम मैक्सिमम सीख रहे हैं। हर टीचर बेहतर होता है, हर टीचर अपने आप में अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर बेहतर करने की कोशिश करता है, कभी टीचर का तुलनात्मक अध्ययन मत करना, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसी के कंपैरिजन साथ साथ में किसी दूसरे टीचर से भी
दूसरे टीचर से भी थोड़ा सा ज्ञान और अध्ययन कर लूँ, हो सकता है उनमें और इनमें अपना अपना तरीका होता है बताने का। कुछ चीज़ें हैं वहाँ से मुझे मिल जाए जो शायद यहाँ से नहीं, कुछ चीज़ें जो वहाँ से नहीं मिल रही थी वो यहाँ से मिल जाए। तो ऑनलाइन को एक आप सहायक अध्ययन सामग्री, सुनना, सहायक अध्ययन सामग्री के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी आप मेन हथियार मत बनाना, ठीक है। हाँ, बनाना मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि कौन विद्यार्थी है जो इसको मेन हथियार बना सकता है। ये न्यू फ्रेशर विद्यार्थी के लिए। दूसरी बात, आप हर बार कहते हैं कि साहब पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, उससे कभी भी कल्याण नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, 1% भी आपका कल्याण नहीं होगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ मांगनी छोड़ दो, बने बनाए नोट्स मांगने छोड़ दो। कोशिश करो कि तुम स्वयं नोट्स बनाओ, स्वयं नोट्स बनाओ, और इसी नोट्स टीचर, यदि सहायक सामग्री ऑनलाइन है ये, और इसके साथ सबसे आधारभूत इकाई होती है बुक। ये पढ़ो भैया, क्या पढ़ो? बुक पढ़ो। ये सबसे आधारभूत इकाई है, और मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ क्योंकि चाहे आपका टीचर हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, उन सभी ने ये जो चीज़ें सीखी हैं ना, ये कहाँ से सीखी हैं? बुकों से सीखी है। उसके बावजूद आप बुकों से बाहर भागते हैं। लेकिन इसमें मैं कुछ गुरुजियों को ये भी कहना चाहूँगा कि कृपया किसी भी विद्यार्थी को ये कह के बाउंड ना करें कि मैंने पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है, मैंने नोट्स दे दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा मत सोचना। नहीं, ऐसा नैरो माइंडेड स्टूडेंट नेवर गेट सक्सेस। आप उसको ब्रॉड माइंडेड बनाने की कोशिश करो। उसको बताओ कि बेटा मेरे पास था, मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ, इसके अलावा जहाँ से भी तू ग्रहण कर सकता है ना, पीछे मत हटना, ग्रहण करना। आप ऑनलाइन से ग्रहण कर सकते हो, ऑनलाइन से करो, बुक से ग्रहण कर सकते हो, बुक से करो, और कहीं से भी मिलता है, नोट्स से मिलता है, नोट्स से लो, आप हर जगह से ग्रहण करो। लेकिन उन सभी को समाहित करके स्वयं के नोट्स बनाओ, स्वयं के नोट्स बनाओ, और पूरा सारांश है ना वो एक जगह निचोड़ के रख लो, ठीक है। अब रही बात, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले कम से कम 5-7 साल से लगातार कंपटीशन लाइन में है, और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 बार उन्होंने कोचिंग भी कर ली है, ठीक है। एक बार यदि कोचिंग की है और ऐसा महसूस होता है तो दूसरी बार और कहीं से भी आप बेहतर कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 बार कोचिंग ले ली उसके बाद मैं नहीं समझता कि आपको बार बार कोचिंग में जाना चाहिए, नहीं। उसके बाद सेल्फ स्टडी, वो नोट्स, कुछ चीज़ें उसमें अपडेट हो रही हैं तो अपडेट मैटर के साथ यहाँ पर आपके लिए ये जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, ये आपके लिए जो सहायक अध्ययन सामग्री थी ना, ये यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में आपके लिए ये फायदेमंद होता है। तो वास्तव में ऑनलाइन कोर्स होता है वो एक मंझे हुए विद्यार्थी के लिए, बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी के लिए तो एक सहायक सामग्री है, वो इसे कभी भी मेन हथियार नहीं बनाए। जो मंझा हुआ विद्यार्थी है, जिसने 2, 5, 7, 10 कंपटीशन दे लिए हैं, उसके समझ में आ गई है थ्योरी, कंपटीशन की थ्योरी समझ में आ गई है, कहाँ से क्या और कैसे हो रहा है। बस उसको एक रेगुलेटरी चाहिए, उसको एक सीक्वेंस चाहिए, और कुछ नया मिल जाए वो बेहतर है। उसके लिए वो विद्यार्थी ऑनलाइन, अब देखो ऑनलाइन कोर्स दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ऑफलाइन के लिए भी, ऑनलाइन के लिए भी। ऑफलाइन वाले के लिए सहायक सामग्री, और मंझे और पुराने विद्यार्थियों के लिए ये उसकी रेगुलेटरी को बनाए रखने में अपना विशेष योगदान देता है। कोशिश रहना जब भी आप ऑनलाइन कोर्स लो तो वो लाइव कोर्स लेना है। लाइव कोर्स होता ना, ये एक एनर्जेटिक कोर्स होता है। रिकॉर्डेड कोर्स है, हल्का सा आपको लगेगा बोरिंग। लाइव होता है, एनर्जेटिक कोर्स होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स में हो सकता है रिकॉर्डेड कोर्स में मैटर ज़्यादा हो, लेकिन लाइव कोर्स में रिकॉर्डेड कोर्स की तुलना में आप 40% ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाओगे। ये मैं मेरे घर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से क्या हो सकता है, क्या नहीं। क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विशेषकर विश्व की बात करूँ या अपने भारत की बात करूँ तो अपने भारत में
इस ऑनलाइन एजुकेशन का जनक मैं कोविड को मानता हूँ। किसको मानता हूँ? कोविड। ये जो कोविड महामारी आई है, वास्तव में इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन का एक क्रेज आया है, लेकिन उस क्रेज ने बहुत हद तक आपको मानसिक रूप से संकीर्ण कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए प्योर ऑनलाइन पे डिपेंड ना रहें। न्यू विद्यार्थी, फ्रेशर विद्यार्थी, या अभी 1-2 साल जिसको कंपटीशन लाइन में आए हुए हैं, अभी वो मंजा नहीं है, तो ठीक है, जो मंज चुका है वो निश्चित रूप से। लेकिन ऑनलाइन कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए जीवन बुट्टी भी है भैया, जीवन बुट्टी भी है, जो विद्यार्थी वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। कैसे हैं? नंबर 1 फीस, नंबर 2 घर से बाहर रहने का खर्चा, नंबर 3 आने जाने का किराया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो विद्यार्थी वास्तव में कड़ी मेहनत कर सकता है किताबों के साथ, तो फिर उसके लिए ऑनलाइन कोर्स है ना, वो बेहद सहायक हो सकता है। और ऐसे विद्यार्थी को, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है, इतने में मिल जाता है जितने में आप ऑफलाइन कोर्स करने के लिए यदि 10 दिन लगातार आते और जाते, उसमें जो आपका किराया लग जाता है ना, यदि आपका औसतन किराया आने और जाने का 50-60 रुपये, तो इतने में तो 15-20 दिन के किराए में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। इसके बाद हल्का फुल्का इतना नेट आप सामान्यतः 1-1.5-2 GB आप प्रतिदिन वैसे भी यूज लेते हो, और उसका यदि इधर उपयोग कर लो तो ये आपके लिए उपयोगी है। तो देखो, मैं एक ही लाइन में समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं इस बात को लंबी खींच के और आपका टाइम खराब करूँ। ऑफलाइन इज द बेस्ट एजुकेशन, ऑनलाइन इज द सहायक सामग्री। बट ऐसे विद्यार्थी जो दूर दराज बैठे हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन से मंचे हुए हैं, उनके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट। यहाँ सहायक सामग्री के रूप में निश्चित रूप से आप ऑनलाइन से जुड़े, कहीं ना कहीं जुड़े, कहीं भी जुड़ो। तो ऑनलाइन दोनों तरफ उपयोगी है, लेकिन एक तरफ सहायक सामग्री, एक तरफ यदि इस तरह की कुछ सिचुएशन है तो उनमें आप इसको मेजर के रूप में भी ले सकते हैं। अब मेरा ओपिनियन मैं बताता हूँ। बिल्कुल, मैं ऑनलाइन कोर्स चलाता हूँ। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी का चला रखा है, मैंने नेट JRF का फर्स्ट ग्रेड का चला रखा है। ठीक है, बड़े शालीनता से तथ्यात्मक रूप से देता हूँ, और विद्यार्थियों से मैं टच होने की कोशिश करता हूँ कि जब भी उनको प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे कॉल कर दे। अगले दिन मैं उनका व्याख्यात्मक रूप से आप ही की क्लास में आपका सॉल्यूशन देता हूँ। सब चीज़ें मैं करता हूँ और बेहतरीन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कोशिश करना नए विद्यार्थियों तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ना, और यदि पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप एक क्लास को कितनी बार भी रिपीट देख सकते हो, जिससे आपको बार बार वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा भी माइंड में सेट हो जाती हैं। तो दोनों को साथ लेके पढ़ो, मैं यही कहूँगा लास्ट में। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को इक्वलेंट लेके चलो। ऑफलाइन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं है तो फिर ऑनलाइन पे आओ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक सुझाव था आपके लिए। जैसा भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से करें। धन्यवाद।